नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये जानने की कोशिश की कि इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। इन दोनों में हमने अंतर को भी देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। और हमने ये भी देखने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि इकोनॉमी के कितने प्रकार होते हैं और इकोनॉमिक्स के कितने कितने प्रकार होते हैं। उस वीडियो के माध्यम से हमने ये सारी चीजें आपके तक पहुंचाने की कोशिश की और आशा करते हैं आप लोग को वो वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, आज हम एक दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, इकोनॉमी में ही दूसरे चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इस वीडियो के माध्यम से हम ये चीजें समझने की कोशिश करेंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय है क्या, राष्ट्रीय आय हमको क्यों जानना जरूरी है। मतलब राष्ट्रीय आय ठीक तो है, लेकिन इसको जाने क्यों हम? बहुत से लोग पूछेंगे कि क्यों जाने भाई, क्या मतलब है हमको इससे। तो राष्ट्रीय आय क्यों जानना जरूरी है, राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें बहुत सारे टर्म आते हैं साथियों, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है कि परिचय उसका, राष्ट्रीय आय की परिचय, राष्ट्रीय आय में क्या हो, क्या है, राष्ट्रीय आय क्यों जाने, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। ये सब सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हम अब सीधे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का मेरा टॉपिक है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे साथियों, पहले हम आपको एक पॉइंट के माध्यम से समझा देते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में, और एक एक करके उठाएंगे और धीरे 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 हम आपको चीजें सामने रखते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम राष्ट्रीय आय, ठीक है, इसमें हम परिचय में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है। इसमें हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय क्यों जाने। हम राष्ट्रीय आय की क्यों जाने भाई, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना कि क्यों जाने, क्या मतलब है हमको इसको जानने से। तो उनके लिए भी आज हम ये भी चीजें चर्चा करेंगे इसके परिचय में। और फिर हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, प्रमुख अवधारणाएं, जो वेरियस कॉन्सेप्ट हैं। इसके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हैं साथियों, इसको हमको बहुत जानना जरूरी होता है। जैसे जीडीपी हो गया, एनडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट। ये सब सारी चीजें आज हम एक एक करके धीरे धीरे आराम से समझेंगे। आपको ये मत सोचना कि ये सब क्या लिख दिए हैं भाई, ये सब इतनी बड़ी बड़ी टर्म कहाँ से आ रही है। आराम से समझेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। और तीसरी चीजें हम समझेंगे साथियों कि राष्ट्रीय आय को कैसे मापा जाता है। तो मापने की विधि समझेंगे। तीन विधि होती है साथियों, एक आय विधि होती है, एक व्यय विधि होती है, एक उत्पाद विधि होती है। इन तीनों विधि को हम एक एक करके समझेंगे। फिर इसमें संबंधित जो है प्रमुख तथ्य। साथियों, जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम या पीसीएस जो भी तैयारी कर रहे हो, इसमें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉइंट के भी माध्यम से हम आपको बहुत सारे तथ्य, फैक्ट्स लिखवा देंगे, लिख देंगे। आप लोग उसको लिख लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, वन लाइनर में सीधा सीधा क्वेश्चन वहीं से आता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए शुरू करते हैं कि राष्ट्रीय आय का परिचय देते हैं, राष्ट्रीय आय को क्यों जाने और राष्ट्रीय आय है क्या। पहले ये चीजें समझते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पे आते जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले साथियों एक चीज ये यहाँ पे सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आय है क्या और राष्ट्रीय आय को हम क्यों जाने। तो इसमें हम एक चीज बताते चले साथियों, जैसे आप घर में रह रहे होंगे, आप किसी परिवार में रह रहे होंगे, मम्मी पापा भाई बहन सब लोग होंगे। तो आपके घर में कमाने वाले मान लेते हैं एक दो लोग हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में कमाने वाले पापा हैं और आपका भाई है, दो लोग मान ले कमाते हैं। और बाकी सब लोग घर में पढ़ रहा है, कोई कोई खा रहा है, कोई अपना काम धाम कर रहा है। मतलब इनकम का स्रोत वही दो लोग हैं, एक पापा है एक भाई है। तो हम लोग क्या करते हैं साथियों की राष्ट्रीय, ये तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की बात है यहाँ पे राष्ट्रीय आय में। हम लोग सबसे पहले घरेलू की बात समझते हैं, घर की आय से। तो घर की आय में हम क्या करना करते हैं कि पापा मान लेते हैं, पापा 20,000 रुपए महीने कमाते हैं, 50,000 महीने कमाते हैं। तो उनकी आय कितनी हो गई, 50,000। भाई हैं, बड़े भाई साहब हैं, वो मान लो 40,000 कमाते हैं, हम उनकी आय कितनी हो गई, 40,000। तो दोनों को मिला देंगे, कितना हो गया, 90,000। तो एक तरीके से ये क्या निकल गई, घर की आय निकल गई। इसमें सिर्फ इनकम ही नहीं होती साथियों, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके दादाजी घर पे हैं, दादाजी ने घर पे गेहूं उगाया है, गेहूं को उन्होंने बेच दिया मार्केट में ले जाके, तो उससे जो पैसा लेके आए घर में, वो भी हमारे घर की आय हो गई। तो बहुत सारी चीजें हो गई। जैसे आपके पापा ने कार खरीद लिया, पापा ने आपकी बाइक खरीद लिया, भाई ने आपके कोई कुछ और सामान खरीद लिया, फ्रिज कूलर वॉशिंग मशीन टीवी, ये सब भी आपकी आय में ही शामिल हो रहा है। तो मिला जुला के कहने का सिंपल सा साथियों ये अर्थ है कि राष्ट्रीय आय का मतलब है कि जो भी हमारे राष्ट्र में जो भी आय आ रही है, राष्ट्र के जो भी उत्पादक इकाई है, राष्ट्र के जो भी लोग हैं, राष्ट्र के जो भी निवासी हैं, वो जितने भी आय मतलब आय बना रहे हैं, अपना आय को क्रिएट कर रहे हैं, जो भी आय लेके आ रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे राष्ट्र की आय में गणना की जाती है। दो टर्म से मिलकर बना हुआ है साथियों, राष्ट्रीय आय।
तो एक हो गया राष्ट्रीय और एक हो गया आय। राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र की, और आय का मतलब तो समझ ही रहे हैं, राष्ट्र की आय। तो राष्ट्रीय आय में हम पढ़ेंगे राष्ट्र की कैसे आय निकाली। जैसे आप घर की आय निकाले ना कि पापा 40,000, 50,000, भाई 30,000, दादाजी ने गेहूं बेच के लाए 20,000, तो टोटल जोड़ दिए, बोले 1 लाख रुपया मेरे घर की आय है। तो उसी तरीके से हम राष्ट्र की आय के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्र की आय कि कोई जैसे कोई वस्तु है, कोई संसाधन है, कोई कुछ भी है जो हमारे राष्ट्र में पाई जाती है, इन सब की आय की गणना करते हैं। कि जैसे कोई हमारे यहाँ से कोई बाहर गया, वो कुछ पैसा लेके आया, उसको हम जोड़ लेंगे। हमारे यहाँ जो भी कंपनी, फैक्ट्री, जो भी लगी हुई मशीनरी, उसमें क्या क्या उत्पादन हो रहा है, उसकी आय को जोड़ लेंगे। हमारे जो भी कर्मचारी हैं वो कितना वेतन पा रहे हैं, उसकी आय को जोड़ लेंगे। सारी चीजें जोड़ने के बाद जो आय निकलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, राष्ट्र की आय। आप इसको एक घर की आय और राष्ट्र की आय दोनों के रूप में समझ सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय क्या है, समझ में आ गया कि राष्ट्र में जो भी उत्पादक इकाइयां हैं, जो भी उत्पादन कर रहे हैं, उनमें जो भी आय जनित हो रहा है, जो भी आय उनमें क्रिएट हो रहा है, उनको जब योग कर देंगे सारी चीजों को, तो हमारे राष्ट्र की आय निकल के आ जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्यों जाने भाई, हम राष्ट्रीय आय क्यों जाने, क्या जरूरत है हमको जानने की। साथियों, आपको घर, जैसे आपको हम घर की एग्जाम्पल से लिए कि आपके घर में पापा कमाने वाले हैं, भाई कमाने वाले हैं, ये कमाने वाले, वो कमाने हैं। तो कल हमने आपको अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र क्या होता है, ये दोनों चीजें क्लियर की थी कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थशास्त्र क्या है। तो वैसे घर की भी अर्थव्यवस्था होती है, जैसे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था होती है, वैसे घर की भी अर्थव्यवस्था होती है। घर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, जैसे आपके घर की अर्थव्यवस्था में जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसको कितना रुपया देना है, किसी का मेडिकल में खर्चा हो रहा है, किसी को बीमारी है उसमें कितना खर्चा हो रहा है, किसी रूम का रेंट देना है, बिजली का बिल भरना है, ये सब जब निकालोगे, अपने घर की अर्थव्यवस्था का एनालिसिस करोगे, तो आपको आय की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। आप खर्चा तभी करोगे जब आपकी आय रहेगी। तो हम क्यों क्यों मतलब कि वही चीजें बताना चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय हम क्यों जाने। जैसे आपको घर की खर्चा अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए घर की आय को जानना जरूरी होता है, वैसे उसी क्रम में हम ऊपर जाएंगे तो राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र की भी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए राष्ट्र की आय को जानना बहुत जरूरी होता है। घर की अर्थव्यवस्था समझने के लिए घर की आय को जानोगे कि हमारे यहाँ 1 लाख का इनकम है, तो उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके अपना घर की अर्थव्यवस्था को मैनेज करोगे। उसी प्रकार राष्ट्र में भी होता है। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के लिए राष्ट्र की पहले इनकम को जानेंगे। राष्ट्र को इनकम की जब जान जाएंगे तो हमको लगेगा अच्छा ठीक है, मेरे राष्ट्र का इनकम इतना है, अच्छा इसको यहाँ पे इतना डिस्ट्रीब्यूट करो, इसको इतना दो, इतना वेलफेयर में लगाओ, इतना सब्सिडी दो, इतना ये करो। तो वो सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे हमारी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चल सके, सबसे बड़ी बात। और ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं साथियों, तो स्टूडेंट के लिए तो फायदेमंद है ही। इस चैप्टर से एक आध क्वेश्चन तो हर साल हर एक एग्जाम में आता ही आता है। और दूसरी बात, इसमें हम जो वेरियस कॉन्सेप्ट में जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट, ये सब सारी चीजें जो पढ़ेंगे उसमें आपको ये भी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कोई जो जो तैयारी नहीं कर रहा है उसके लिए ये फायदेमंद हो जाएगी। जैसे पेपर पढ़ता है, किसी बुद्धिजीवी वर्ग के पास बैठा है, वहां सुन रहा है ये सब टर्म, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये सब है क्या। पेपर पढ़ रहा है, जीडीपी गिर गई, जीडीपी उड़ गई, उसको समझ में नहीं आया कि पहले है जीडीपी है क्या। बस इतने में ही खुश हो जाता है कि जीडीपी उठी तो मस्त हो गया, मगन हो गया, जीडीपी उठ रही है क्या भाई। उसको, अगर आप एक समझदार और विवेकशील प्राणी है तो आपको ये तो जानना जरूरी है ना कि जीडीपी है क्या, राष्ट्रीय आय है क्या, प्रति व्यक्ति आय है क्या। तो ये सब चीजें जानना भी बहुत जरूरी होता है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो क्यों जाने, इसी सब के लिए जाने। और दूसरी बात, किसी भी देश का, जैसे कोई भी देश है उसकी आय को जब समझ जाओगे ना, जब किसी देश की आय को समझ जाओगे, उसके जीडीपी को समझ जाओगे, उसके प्रति व्यक्ति आय को समझ जाओगे, तो उस देश का आप आकलन कर पाओगे कि वो देश कितना समृद्ध है। जैसे अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, अमेरिका की जीडीपी बहुत ज्यादा है, अमेरिका की जो है नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा है। तो हम लोग इमेजिन करते हैं, हम लोग देखे तो नहीं, हम लोग गए तो नहीं अमेरिका, बहुत से गए होंगे, बहुत सारे नहीं गए होंगे, तो हम लोग बस यही इमेजिन कर लेते हैं कि अच्छा हाँ, उसका नेशनल इनकम ज्यादा है तो समृद्ध है, उसका राष्ट्रीय आय ज्यादा है तो समृद्ध है, उसका प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है वो समृद्ध है। तो क्या होता है कि नेशनल इनकम जो होता है वो किसी देश का हेल्थ इंडिकेटर होता है, उसका स्वास्थ्य का, उसका हेल्थ का इंडिकेट करता है कि वो कितना समृद्ध है, वो कितना मतलब कि विकसित है और कितना विकासशील है और क्या है। इन सब उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हमको एक जनरल नॉलेज मिल जाती है। उसकी क्या चीजें पता करने से, राष्ट्रीय आय, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय, ये 3 चीजें पता करने से उस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक समझ विकसित होती है। तो इसलिए भी हमको राष्ट्रीय आय जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है साथियों, तो इस टर्म में हम आपको ये परिचय बता दिए कि राष्ट्रीय आय है क्या
और राष्ट्रीय आय हम क्यों जाने। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में चलते हैं कि राष्ट्रीय आय की एक परिभाषा, छोटा सा, कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा साथियों सिंपल सा एक है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, जैसे हम आपको घर का एग्जाम्पल दिए थे ना, कि कोई घर है उसमें पापा और भैया पैसा लेके आ रहे हैं, तो कितना आय आ रहा है और कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सब सारी चीजें जोड़ लोगे तो आपकी आय हो जाएगी, राष्ट्र आपकी घर की आय हो जाएगी। उसी तरीके से राष्ट्र की आय, तो राष्ट्र की आय में परिभाषा के रूप में अगर लिखना होगा तो हम एक टर्म में समझते हैं, जैसे ये मान लेते हैं भारत है, ठीक है, ये भारत है। तो भारत में राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा की प्रवाह की जो माप होती है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। जैसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है, जैसे कोई वस्तु शामिल हो रहा है, कोई जैसे यहाँ पे हमारे पास दाल नहीं है तो हम दाल किसी और देश से मंगा लिए, हमारे पास गेहूं ज्यादा है, हम गेहूं देश को बेच दिए, किसी और देश को बेच दिए, तो वस्तु का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, आ रहा है या जा रहा है। तो वस्तु और सेवाओं का किसी भी अर्थव्यवस्था में जो प्रवाह होता है उसका जब गणना करते हैं तो क्या निकल के आता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा जरूरी है साथियों, राष्ट्रीय आय को जानना बहुत जरूरी है। बिना राष्ट्रीय आय को जाने हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक हम उसके देश की राष्ट्रीय आय को नहीं समझेंगे तब तक हम उस देश की अर्थव्यवस्था को भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए हमको राष्ट्रीय आय जानना जरूरी है। राष्ट्रीय आय है क्या, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं की प्रवाह की जो माप होती है उसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। ठीक है, ये चीजें आपको राष्ट्रीय आय के इंट्रोडक्शन में आई होप हम समझा पाए होंगे और आप अच्छे से समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आय क्यों जानना है, राष्ट्रीय आय है क्या, और राष्ट्रीय आय की परिभाषा क्या है, समझ गए। अब इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, मिटा देते हैं साथियों ये टॉपिक, ये चैप्टर के नाम भी मिटा देते हैं। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे चलते हैं साथियों कि इसके वेरियस कॉन्सेप्ट क्या है। हमने लिखा था ना कि वेरियस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विभिन्न अवधारणाएं। तो विभिन्न अवधारणाओं में हमने सबसे पहला लिखा था जीडीपी। मेरे साथ साथ लिखते रहना, ऐसा नहीं है कि हम लिख रहे हैं और आप लोग बस देख रहे हैं, मेरे साथ साथ लिखते रहना। जो पढ़ना चाहते हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, आपका एक नोट्स भी बन जाएगा और वो नोट्स आप जब बाद में रिवीजन करोगे ना आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको मतलब कि जो चीजें हम पढ़ाए हैं ना वो चीजें समझ में आएगी। मेरे साथ साथ लिखते रहना और जो परिभाषा हम बोल रहे हैं उसको रोक के लिख लिया करो, ऐसे नहीं कि बस सुन के छोड़ दें, लिख लिया करो। नोट्स जब बन जाएगी ना बाद में बहुत काम आएगी। तो जब विभिन्न अवधारणाएं में जाते हैं तो विभिन्न अवधारणाओं में हमने सबसे पहले लिखा था जीडीपी। तो जीडीपी क्या है ये समझते हैं पहले। जीडीपी साथियों क्या होता है, जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू और उत्पाद। इसकी एक सिंपल सी परिभाषा हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम बारी बारी से करके वो चीजें समझते चलेंगे कि वो उसकी परिभाषा में क्या क्या कहती है। तो उसकी परिभाषा हम लिखते हैं साथियों। इसकी सकल घरेलू उत्पाद की एक परिभाषा होती है, सिंपल सा परिभाषा है, किसी भी देश में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में वस्तु और सेवाओं का
किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, अंतिम मौद्रिक जो मूल्य होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या होती है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित है वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। ये कहाँ होना चाहिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में, यहाँ पे एक चीज ये लिख लेना, ये चीजें कहाँ होनी चाहिए, घरेलू सीमा के भीतर। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, यहाँ पे एक चीजें नोट कर लेना साथियों, घरेलू सीमा के भीतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि घरेलू सीमा क्या होती है। तो परिभाषा क्या निकल के आई, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। बहुत सारी टर्म होगी जो आपको परेशान कर रही होगी, एकदम परेशान नहीं होना है, आराम से समझेंगे, एकदम सिंपल सा, बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। अब इसमें आपको कौन कौन से टर्म परेशान कर रही होगी, हम एक अंडरलाइन करके देखते हैं। आपको एक टर्म ये परेशान कर रही होगी कि ये तो समझिए किसी भी देश की, ये तो समझ ही रहे होगे। आपको ये टर्म परेशान कर रही होगी अर्थव्यवस्था, जो मैंने कल वीडियो के माध्यम से अर्थव्यवस्था क्या है बता दिया है। आपको एक टर्म परेशान कर रही होगी घरेलू सीमा, घरेलू सीमा क्या है ये आपको हम बता देंगे। आपको एक टर्म परेशान कर रही होगी वित्तीय वर्ष क्या होती है, ये भी आपको हम बता देंगे। आपको एक टर्म परेशान कर रही होगी उत्पादित, ये वर्ष में उत्पादित वस्तु परेशान कर रही होगी, और सेवा क्या होती है ये परेशान कर रही होगी, और अंतिम मौद्रिक मूल्य, एक एक करके समझेंगे। आपको परेशान कर रही होगी अर्थव्यवस्था, घरेलू सीमा, वित्तीय वर्ष, वस्तु, सेवा, मौद्रिक मूल्य, आपको ये चीजें परेशान कर रही होगी। तो हम एक एक करके समझते हैं। पहले, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का वो अंतिम मौद्रिक मूल्य क्या होता है, जीडीपी होता है। अर्थव्यवस्था क्या है, आपको कल बताए थे, अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक रूप होता है वो क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सैद्धांतिक रूप होता है। और जो अर्थशास्त्र को किसी भी देश में लागू करते हैं उसके नियम विनियम को, तो वो कहाँ लागू करते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में लागू करते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होती है। लिख लेना, नीचे हेडिंग देना अर्थव्यवस्था, उसके आगे लिखना कि अर्थशास्त्र का यह व्यवहारिक रूप होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था क्या है समझ में आ गया। अब फिर आगे चलते हैं, घरेलू सीमा क्या है। आपको हम ये चीजें हटा देते हैं यहाँ से, आपको हम घरेलू सीमा समझाते हैं कि घरेलू सीमा क्या है। हेडिंग देना पहले जीडीपी ये लिखना, उसके बाद नीचे उसकी परिभाषा लिखना, और परिभाषा के नीचे एक एक टर्म को डिफाइन करना। जैसे परिभाषा के नीचे अर्थव्यवस्था लिखना, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होता है, अर्थव्यवस्था लिखना। अब उसके आगे लिखना घरेलू सीमा। हम मिटा के फिर से हम आपको एक एक टर्म समझाते हैं। पहले घरेलू सीमा क्या है, ये परिभाषा लिख लेना। आपको हम समझाते हैं घरेलू सीमा क्या है। लिखते चलना साथियों, आपको एक टर्म लिखते हैं घरेलू सीमा। घरेलू सीमा क्या होती है, तो साथियों जैसा कि इस टर्म से ही दिख रहा है, इस शब्द से ही दिख रहा है, घरेलू सीमा जीडीपी की परिभाषा होती है किसी भी देश में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर। तो घरेलू सीमा के भीतर, जैसे किसी भी देश, मान लेते हैं कि भारत है, मान लेते हैं कि ये भारत है, भारत की पूछ रहा है कि घरेलू सीमा के भीतर। तो घरेलू सीमा क्या होती है, अभी हम उसको समझेंगे घरेलू सीमा में आता क्या क्या है। तो अर्थव्यवस्था का परिभाषा ही है कि घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित जो भी वस्तु हो रही है वह सेवा हो रही है, उसका जो मूल्य निकल के आएगा वो जीडीपी कहलाता है। तो पहले हम समझते हैं घरेलू सीमा क्या है। घरेलू सीमा में क्या क्या आता है, घरेलू सीमा में आपकी दो तीन चीजें आती हैं साथियों। घरेलू सीमा में आएगा भौगोलिक सीमा,
भौगोलिक सीमा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे ये भारत है, मान लेते हैं ये भारत है। अभी हमको देखो उतना अच्छा मैप बनाने नहीं आता, हम एक एग्जाम्पल के रूप में ऐसे भारत बनाते हैं। मान लेते हैं भारत है, भारत की जो भौगोलिक सीमा, मतलब जो भौगोलिक का मतलब क्या होता है, जो भूमि है, जो उसका जमीन है, उसकी जो सीमा है, जैसे ये भारत की क्या हो गई, भौगोलिक सीमा। ये भारत की क्या है, भौगोलिक सीमा है। ये भारत की भौगोलिक सीमा है। तो इसके भीतर जो भी उत्पादन होगा, भौगोलिक सीमा, घरेलू सीमा में क्या आएगी, भौगोलिक सीमा प्लस समुद्री सीमा, वो भी कहां तक, 12 नॉटिकल माइल तक। अब इसके साइड साइड से जो भी, जैसे ये तो भौगोलिक सीमा हो गई, जो उसकी जमीन है, जो उसकी भूगोल है, वो उसकी भौगोलिक सीमा हो गई। प्लस घरेलू सीमा में और क्या होता है, समुद्रिक सीमा। समुद्रिक सीमा मान लेते हैं 12 नॉटिकल माइल तक ये इसकी समुद्र है। यहाँ भारत में 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हो गई समुद्री सीमा। ये भी हमारा कहाँ शामिल होगा, घरेलू सीमा में शामिल होगा। मतलब यहाँ पे भी जो उत्पादन होगा, जो भी जिस चीज का प्रोडक्शन होगा, वो हमारे कहाँ शामिल होगा, घरेलू सीमा में। और ये घरेलू सीमा क्या होती है, जीडीपी में होती है शामिल। तो भौगोलिक सीमा प्लस समुद्री सीमा प्लस विदेशों में स्थित दूतावास, प्लस विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे। देखो घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होती है, घरेलू सीमा में शामिल होती है भौगोलिक सीमा। भौगोलिक मतलब जो उसकी भूगोल है। घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होती है, भौगोलिक सीमा। भौगोलिक सीमा का मतलब जो उसकी भूगोल है, मतलब जो भी उसकी भूमि है, ये उसकी भौगोलिक सीमा में शामिल हो गई। दूसरा समुद्री सीमा। समुद्री सीमा में क्या क्या शामिल होती है, समुद्री सीमा कहाँ तक शामिल होती है, 12 नॉटिकल माइल तक। तो 12 नॉटिकल माइल तक जो भी समुद्री सीमा है, इसमें जो भी उत्पादन कार्य होगा वो हमारा कहाँ होगा, घरेलू सीमा में, और वो हमारे जीडीपी में शामिल होगा। तो समुद्री सीमा भी हो गई। उसके बाद विदेशों में स्थित दूतावास। जैसे भारत की हर एक देश में एम्बेसी होती है। किसी भी देश का अगर वो संप्रभु देश है, अगर वो अपने निर्णय खुद से ले रहा है, तो उसका हर एक देश में कहीं ना कहीं, हर एक देश के उसके देश की राजधानी में, जैसे भारत में हर एक देश की अपने हमारे राजधानी दिल्ली में एक दूतावास है, वैसे ही भारत का भी अदर देशों में उसके राजधानी में एक दूतावास होता है। तो जो विदेशों में स्थित दूतावास है, जो भी जैसे अमेरिका में दूतावास शामिल है, चाइना में, रसिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो भी दूतावास है, यहाँ पे जो भी कार्य होगा वस्तु और सेवाओं का, वो हमारा क्या शामिल होगा, जीडीपी में शामिल होगा। प्लस विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, जैसे कहीं जैसे श्रीलंका में हमारा सैन्य अड्डा है, बांग्लादेश में हमारा सैन्य अड्डा हो जाए, या हमारा ईरान में सैन्य अड्डा हो जाए, या कहीं और हमारा सैन्य अड्डा फिलीपींस या कहीं और वियतनाम, कहीं भी हमारा सैन्य अड्डा जो भी हो रहा है, तो हमारा जो सैन्य अड्डा है, वहां पे भी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो भी हमारे घरेलू सीमा में आता है। और ये घरेलू सीमा कहाँ होती है, जीडीपी में शामिल होती है। सिंपल सा बात समझिए, जीडीपी क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है, वो जीडीपी कहलाता है। घर हमने अर्थव्यवस्था समझा, घरेलू सीमा समझा। घरेलू सीमा मतलब जो उसकी भूगोल की सीमा है, प्लस उसकी समुद्री सीमा कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल तक, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास। हर एक देश का अदर देशों में उसके राजधानी में एक दूतावास होता है। तो वो दूतावास में जो भी वस्तु और सेवाओं का जो भी कार्य क्रियाकलाप या उत्पादन हो रहा है, वो हमारी कहाँ शामिल हो जाएगी, घरेलू सीमा में। प्लस विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, जो भी हमारा देश का जो विदेशों में सैन्य अड्डा शामिल है, वहां भी जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वो भी हमारे घरेलू सीमा में शामिल होती है। समझ में आ गई, अर्थव्यवस्था क्या है, घरेलू सीमा क्या है, दो चीजें समझ में आ गई। मिटा दें, इसको लिख लेना, घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होता है पूछता है, और घरेलू सीमा क्या क्या है, ये चीजें आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब हम परिभाषा क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में। तो अब नया टर्म निकल के आया कि वित्तीय वर्ष क्या है, एक नया टर्म निकल के आया कि वित्तीय वर्ष क्या है। वित्तीय वर्ष क्या है, तो वित्तीय वर्ष क्या होता है, वित्तीय वर्ष हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च,
ठीक है। इसमें एक टर्म आता है कैलेंडर वर्ष। अगर हम यहीं पे समझे कैलेंडर वर्ष क्या, कैलेंडर वर्ष कब से कब होता है, तो कैलेंडर वर्ष कब से कब होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर। उसी तरीके से हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, तो वित्तीय वर्ष हमारा कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये समझ में आ गई। वित्तीय वर्ष क्या होता है, यहाँ पे एक स्टार बना के लिख लेना। एमपी एकमात्र ऐसा राज्य है, स्टार बना के लिख लेना, एमपी जो है, मध्य प्रदेश जो है, एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका वित्तीय वर्ष भी क्या है, कैलेंडर वर्ष के बराबर है। मतलब कि एमपी का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही है। ठीक है, यहाँ पे स्टार करके एक लाइन लिख लेना। वित्तीय वर्ष क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च ये वित्तीय वर्ष होती है। मतलब इस 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में घरेलू सीमा के भीतर किसी भी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पादन हो रहा है, वस्तु और सेवा होगा, उसका जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको कहाँ शामिल करेंगे, जीडीपी में। तो कब से कब का लेंगे हम, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है, एमपी वाला लिख लेना। एमपी का वित्तीय वर्ष भी 31 दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही है। उसका 31 मार्च से 1 अप्रैल नहीं है, उसका दिसंबर से जनवरी वाला है। कैलेंडर वर्ष ही उसका वित्तीय वर्ष भी है। ठीक है, तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित, अब एक टर्म आता है वस्तु क्या है और सेवा क्या है। वस्तु और सेवा का मूल्य जोड़ते हैं ना, तो वस्तु क्या है और सेवा क्या है, एक समझते हैं वस्तु क्या है और एक सेवा क्या है। देखो, हम आपको कल समझाने की कोशिश किए थे कि जो आपको क्षेत्र बता रहे थे ना कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उसमें बताए थे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र में बताए थे सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत हमको बताया था कि होटल हो गया, रेस्तरा हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, और ये सब जो कोचिंग संस्था हो गई, ये सब सारी चीजें कहाँ आती हैं, सेवा क्षेत्र में, क्योंकि वो आपको सेवाएं दे रही हैं। अगर आपको कोई सेवाएं दे रही है तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर मूल्य ले रहा होगा, कुछ ना कुछ पैसा ले रहा होगा। जैसे आप होटल में गए, रेस्तरा में गए, आप वहां पे खाना खाया और खाने का आपने बिल पे किया, तब जाके वो खाना मिला आपको। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपने सेवा तो लिया, सेवा तो लिया, वो तो दिख नहीं रहा है, वो तो अदृश्य है, लेकिन आपने उसके बदले कुछ ना कुछ पेमेंट किया। तो मतलब कि सेवा का जो मूल्य होता है, लेकिन सेवा दिखता नहीं है। और दूसरी चीज, सेवा क्या होती है, सेवा का मूल्य होता है लेकिन सेवा दिखती नहीं है। और वस्तु क्या है, वस्तु का मूल्य भी होता है और वस्तु हमको दिखती भी। जैसे मार्कर है, मार्कर का मूल्य मान लेते हैं मार्केट में 30 रुपया है, तो 30 रुपया उसका मूल्य भी और हमको दिख भी रहा है कि अच्छा हाँ यार मार्कर है। लेकिन सेवा ले रहे हैं, आप किसी कोचिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सेवा ले रहे हैं, आप किसी बैंक में जाके अपना काम करके आए तो वहां की सेवा ले रहे हैं, सेवा तो ले रहे हैं, आप उसको कुछ पे भी कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो वस्तु क्या होती है, दिखती भी है और मूल्य भी होता है। सेवा क्या होती है, मूल्य तो होता है लेकिन दिखती नहीं। सिंपल सा एक लाइन में है। वस्तु क्या होता है, दृश्य होता है, दिखता है, प्लस इसका कुछ न कुछ मूल्य जरूर होता है। ये क्या होता है, ये अदृश्य होता है, अदृश्य होता है, प्लस इसका भी कुछ न कुछ मूल्य जरूर होता है। मूल्य दोनों का होगा, और ये दृश्य होगा, ये अदृश्य होगा। तो वस्तु क्या है, सेवा क्या है, समझ में आ गया। सेवा हमको दिखती नहीं है लेकिन उसका मूल्य होता है। वस्तु क्या होता है, उसका मूल्य भी होता है और हमको दिखती भी है। तो वस्तु और सेवा, अपनी परिभाषा पे देखो, अपने बुक में जो आप परिभाषा लिखे हो, आप क्या क्या चीजें उसमें बच रही है, देखो जरा, देख के बताओ क्या क्या बच रही है, फटाफट देखो। जो लिखे नहीं होंगे वो कहाँ से देखें, सिंपल सी बात है। इसीलिए बोले थे वीडियो पीछे कर लो अच्छे से और उसमें परिभाषा लिख लो। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था समझ गए, घरेलू सीमा के भीतर घरेलू सीमा समझ गए, एक वित्तीय वर्ष में वित्तीय वर्ष समझ गए, उत्पादित वस्तु और सेवा का वस्तु और सेवा समझ गए, अंतिम, यहाँ पे एक टर्म आता है अंतिम। अंतिम का क्या अर्थ है, आप लोग बोलोगे सर अंतिम का क्या मतलब है, अंतिम का क्यों मतलब ले रहे हैं, तो अंतिम का क्या अर्थ है हम ये समझते हैं और फिर मौद्रिक मूल्य समझेंगे, ये आपका जीडीपी की क्लियर परिभाषा हो जाएगी। अंतिम क्या होता है, इसका अर्थ सिंपल सा है साथियों, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की नहीं है कि अंतिम, इस अंतिम मूल्य को ही जीडीपी में शामिल करते हैं। तो अंतिम है क्या, अंतिम का मतलब होता है जैसे आपने गेहूं, किसान है कोई, आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके अगल बगल पड़ोसी गेहूं का उत्पादन किया। मान लेते हैं गेहूं का उत्पादन उन्होंने 20 रुपये, मान लेते हैं 25 रुपया किलो में उन्होंने मार्केट में उसको बेचा। ठीक है, तो ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। अगर ये तुरंत अगर इसको गेहूं ले और कोई इसको सीधे उपभोग कर ले तब तो शामिल हो जाएगा क्योंकि ये अंतिम हो जाएगा। लेकिन
अगर यही गेहूं कोई कंपनी खरीदे और उसका आटा बना दे, जैसे आशीर्वाद कंपनी खरीदे और आटा बना दे, आटा बना के बेचे, मान लीजिए आटा बना दिया, इसका कीमत हो गया 40 रुपए किलो, ठीक है। अब अगर कोई आटा खरीदा, जैसे देखो हम क्या अंतिम का मतलब क्या समझाना चाहते हैं, अंतिम का सिर्फ आशय इतना ही है कि जैसे कोई भी वस्तु जो उत्पादित हो रही है, अगर उसको सीधे उपभोग कर लिया जाए, जैसे अगर ये मार्कर उत्पादन हुआ 10 रुपए में, हमने इसको खरीद के लिया है, तो ये अंतिम 10 रुपया अंतिम है इसका। लेकिन अगर हमें ये मार्कर खरीद के लाए, इसमें कुछ इसका मूल्य में वृद्धि करें, जैसे इसमें कुछ हम प्रिंट कर दें या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एड ऑन कर दें जो इसको थोड़ा आकर्षक बना दे, अब फिर हम इसको बेच दें, तो ये जो जब हम इसको बेचेंगे दोबारा ना, तब वो अंतिम होगा, ना कि ये अंतिम है, ठीक है। अंतिम का मतलब इतना ही है कि कोई भी वस्तु हम लेके आए, उसको उपभोग कर लें, उसमें कोई भी मूल्य का वृद्धि ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो अंतिम वस्तु हो जाएगी। जैसे गेहूं लाए और उसको खा लिए, तो वो अंतिम है। लेकिन अगर वही गेहूं बेच दिए मार्केट में 25 में, वो आटा बन गया और आटा बिका 40 में, और कोई आटा खरीद ले गया, तो 40 रुपया जीडीपी में शामिल होगा, ना कि 25 रुपया। जीडीपी में क्या शामिल होगा, 40 रुपया। यहीं पे अब आटा कंपनी क्या करे, आटा बनाए पैकेट में ना करके इसको ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेच दे, ब्रेड बनाने वाली कंपनी को बेच दे। अब ब्रेड बनाने वाली कंपनी जो है, अब उसको ब्रेड बना के बेचे, तो ब्रेड बना के मान लेते हैं कि 1 किलो पे लाभ ले रही है, मान लेते हैं 40 रुपए किलो गेहूं खरीदी और 1 किलो का उस पर लागत, उसका मतलब लाभ निकल के आ रहा है 60 रुपए, ठीक है। अब 60 रुपया की ब्रेड बना के बेची, अब 60 रुपया ब्रेड बना के बेची, मार्केट में जाएगी, लोग इसको ब्रेड खरीदेंगे और ब्रेड खाएंगे। तो यहाँ पे अंतिम क्या हो गई, ब्रेड का। कहने का अर्थ इतना है कि जीडीपी में अंतिम अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य शामिल होता है, ना कि मध्यवर्ती मूल्य। जैसे गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, तो हम ब्रेड को शामिल करेंगे, ना कि गेहूं और आटा को शामिल नहीं करेंगे। हम शामिल किसको करेंगे, ब्रेड को शामिल करेंगे। अगर गेहूं सीधा उपभोग हो गया तो गेहूं को शामिल कर लेंगे, आटा सीधा हो गया तो आटा को, अगर आटा ब्रेड के पास चला गया तो आटा को नहीं करेंगे, गेहूं को नहीं करेंगे, फिर हम ब्रेड को शामिल करेंगे। ब्रेड कितना है, 60 रुपए किलो। तो जीडीपी में क्या शामिल होता है, अंतिम मूल्य शामिल होता है, ना कि मध्यवर्ती मूल्य या शुरुआती मूल्य, ये शामिल नहीं होता। जब तक वो अंतिम नहीं हो जाती तब तक नहीं, जब तक वो उपभोग नहीं हो जाती, जब तक वो किसी के द्वारा कंजप्शन नहीं की होती, तब तक वो बढ़ती रहती है, तो तब तक उसका मूल्य जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जब वो उपभोग हो जाएगी, वही अंतिम मूल्य होता है, ठीक है। तो अंतिम मूल्य क्या होती है, ये समझ में आ गई होगी। अब एक होता है मौद्रिक मूल्य। यहाँ पे एक टर्म आपको मिली है कि मौद्रिक मूल्य क्या है। तो मौद्रिक मूल्य क्या है, ये आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये आप समझिए कि मूल्य जो होती है, मूल्य कास्ट जो होती है, ये 2 प्रकार की होती है। कास्ट जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। लिखते रहना साथ साथ में, जीडीपी की परिभाषा लिखा, जो परिभाषा बताए एक एक लाइन में लिखते जाना, और फिर ये खेड़ेंगे ना मूल्य। तो कास्ट जो होती है, मूल्य जो होती है, वहां पे परिभाषा में एक शब्द है ना अंतिम, अंतिम समझ के मौद्रिक मूल्य, वही से समझाने के लिए हम ये मूल्य लिखे हैं। तो मूल्य क्या होती है, 2 प्रकार की मूल्य होती है। एक मौद्रिक मूल्य होती है, एक लागत मूल्य होती है। एक लागत मूल्य होती है, एक मौद्रिक मूल्य होती है, एक होती है लागत मूल्य। लागत मूल्य को हम कारक लागत भी कहते हैं, लागत मूल्य को ही हम क्या कहते हैं, कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, इसको ही हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। लागत मूल्य मतलब कि देखो मूल्य क्या है, मूल्य 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक मूल्य मार्केट प्राइस, और एक होती है लागत मूल्य या फैक्टर कास्ट, या फैक्टर कास्ट, ठीक है। 2 चीजें समझ में हो गई, एक हो गई मौद्रिक मूल्य मार्केट प्राइस, मॉनेटरी प्राइस, या इसको मार्केट प्राइस भी कहते हैं, और दूसरा हो गई लागत मूल्य या कारक लागत। इतना समझ में आ गया। अब हम समझते हैं पहले कि लागत मूल्य क्या होता है, पहले ये समझेंगे फिर ये समझ जाएंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगी कि मौद्रिक मूल्य ही शामिल करते हैं जीडीपी में, ना कि ये शामिल करते हैं। हम कहाँ से क्या शामिल करते हैं, मौद्रिक मूल्य। पहले ये समझते हैं कि कारक लागत क्या है, ठीक है। मूल्य कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, एक मौद्रिक मूल्य, एक लागत मूल्य। लागत मूल्य को ही कारक लागत कहते हैं, मौद्रिक मूल्य को ही मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। अब लागत मूल्य क्या है, कारक लागत क्या है, ये समझते हैं। सबसे पहले देखो कारक लागत क्या है, कोई भी कंपनी, जैसे मान लेते हैं कि पार्ले बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, एक एग्जांपल लेते हैं कि पार्ले बनाने वाली, मान लेते हैं ये कंपनी है, ये पार्ले जी बनाती है, जी फॉर जीनियस, जी फॉर जीनियस, तो आप लोग जीनियस है, यहाँ से देखिएगा।
तो जी फॉर क्या हो गया, जीनियस। तो पार्ले जी, पार्ले जी कोई कंपनी है, पार्ले जी ने अपना कोई उद्योग स्थापित किया, पार्ले जी कंपनी स्थापित करना या स्थापित करना चाहती है। तो अगर कोई कोई भी कंपनी है, अगर कहीं पे भी अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, तो सबसे पहले वो चार चीजों की गणना करती है। चार चीजें कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले चीज होती है कि वो देखती है कि अगर हमको कहीं भी अपना फैक्ट्री डालना है या कोई भी कंपनी डालना है, तो हम चार चीजों को देखते हैं। सबसे पहला हम अपना कारक देखते हैं क्या क्या है। जैसे हम सोचते हैं कि पहले हम देखते हैं कि भूमि, पहले हम भूमि खोजेंगे ना। अगर हमको कहीं पे अपना फैक्ट्री या कंपनी डालना है, या पार्ले जी को कहीं अपना कंपनी डालना है, तो सबसे पहले वो लैंड एक्वायर करेगी। सबसे पहले वो देखिए, पहले अपनी भूमि खोजेगी। तो वो कारक क्या हो गए, ये कारक हो गए। कारक क्या हो गए, भूमि। ठीक है, कारक क्या हो गए, पहले वो खोजेगा भूमि। अब वो भूमि खोज लिया कि हाँ ठीक है यार, ये जगह अच्छा है, यहाँ पे पास में रोड भी है, हाईवे भी है, यहाँ से हम उत्पादन करके सीधे बाजार में सप्लाई कर देंगे, और अन्य देशों या अन्य स्टेट में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी हम यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। तो वो उसको लैंड को एक्वायर करेगा। सबसे पहले क्या किया, भूमि, भूमि को वो एक्वायर किया। अब वो देखेगा कि अब क्या करना है, भूमि कर दिया। अब उसके बाद वो क्या करेगा, भूमि के बाद फिर पूंजी जुटाएगा, क्योंकि जमीन खरीदने से ही नहीं ना होगा, उसमें मशीन भी लगानी होगी, और सारी सारी चीजें उसमें इकट्ठा करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना होगा। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो कोई भी कंपनी अगर स्टेब्लिश करना है, कोई भी कंपनी स्थापित करना है, तो चार चीजें उसको चाहिए होती है। सबसे पहला उसको भूमि चाहिए होता है, दूसरा उसको पूंजी चाहिए होता है। अब पूंजी तो लगा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, खड़ा कर दिया, लेकिन वहां पे काम कौन करेगा, काम अगर कोई करेगा लेबर, तभी तो वहां पे चलेगी उसकी कंपनी। तो अब तीसरा उसको चाहिए होता है श्रमिक। ठीक है, कोई भी कंपनी मालिक है, पार्ले जी कंपनी मालिक है, वो आया, पहले सबसे पहले भूमि एक्वायर किया, वहां पे पूंजी लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, सारी चीजें की, सारा चीजें बन के तैयार हो गई। अब उसको वहां पे श्रमिक को इकट्ठा किया कि हाँ ठीक है, श्रमिक उठा बुलाओ, काम शुरू करो, उत्पादन कार्य करो। उत्पादन कार्य किया। वहां पे देखो, कोई भी बड़ा जो बिजनेसमैन होता है ना, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस कोई करने से पहले ना अपना लाभ भी रखते हैं। अगर वो अपना रिस्क ले रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर अपना लाभ भी तो रखेंगे ना। अब अपना बिना लाभ का तो कोई काम करेगा नहीं। तो यहाँ पे हम एक जो कारक होते हैं, उसमें एक व्यवसायी भी एक कारक होता है, व्यवसायी या उद्यमी। तो ये चार कारक मिलके किसी भी कंपनी को निर्माण करते हैं। ठीक है, ये चार कारण मिलेंगे, जब भूमि मिलेगी, पूंजी मिलेगी, श्रमिक मिलेगी और व्यवसायी मिलेंगे, तो हमारा एक कंपनी बन के तैयार हो जाएगी। ये चार कारक हैं, फैक्टर हैं। ये चार फैक्टर हैं हमारे किसी कंपनी को स्थापित करने के लिए। ये चार फैक्टर हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ठीक है, कारक तो हो गया, लेकिन कारक तो लग गया, इसका लागत भी तो आएगा। भूमि लिए हो तो उसका कुछ ना कुछ लागत दोगे, पूंजी इकट्ठा किए हो तो उसका भी कुछ ना कुछ लागत दोगे, श्रमिक इकट्ठा किए हो तो उसका भी कुछ ना कुछ लागत होगा, व्यवसायिक हो तो उसका कुछ ना कुछ लागत होगा। तो कारक हो गया, इधर होता है लागत। लागत में कॉस्ट, लागत क्या निकल के आएगी, जैसे भूमि इकट्ठा की, भूमि आप एक्वायर की हो, तो भूमि के लिए आप क्या दोगे, रेंट दोगे। रेंट दोगे ना, भूमि का क्या दोगे, रेंट। रेंट का मतलब किराया। पूंजी इकट्ठा किए हो, पूंजी बैंक से लोन लिए हो या पूंजी कहीं से लेके आए, तो उस पर ब्याज भी चुकाओगे ना, तो इस पर इंटरेस्ट दोगे, मतलब ब्याज। ठीक है, श्रमिक है, तो उसको श्रमिक, अगर तुम आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो श्रमिक को आप क्या दोगे, श्रमिक को आप वेतन दोगे, मतलब वेजेस दोगे, वेतन। आप उसको वेतन दोगे, तो ये आपका लागत निकल के आ रहा है कंपनी का। आप व्यवसायी हैं तो आप अपना प्रॉफिट भी कुछ रखोगे, तो व्यवसायी का लागत क्या होता है, लाभ। ये चार चीजें मिलके किसी भी कंपनी का लागत वो निकलता है। कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर बनी है, कोई भी अगर उद्यमी है, अगर कोई कंपनी स्थापित किया है, तो ये चार चीजों को जोड़ता है। क्या जोड़ता है, सबसे पहले किराया जोड़ेगा, कि अगर भूमि एक्वायर किया है, कारक कारक चार प्रकार के, भूमि, पूंजी, श्रमिक और व्यवसाय, तो इनकी लागत क्या हो गई, किराया, इनका पूंजी का लागत ब्याज, श्रमिक का लागत वेतन, और व्यवसायी का लागत लाभ। ये जो चारों लागत अगर मिला दोगे, तो ये क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कारक का जो लागत होगा, अगर इन चारों लागत को जोड़ दोगे, इन चारों लागत को जोड़ दोगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, समझ में आया। किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए चार कारक होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रमिक और व्यवसायी।
इन चारों का कुछ ना कुछ लागत होता है, जैसे भूमि का लागत किराया होता है, पूंजी का लागत ब्याज होता है, श्रमिक का लागत वेतन होता है, व्यवसायी का लागत लाभ होता है। इन चारों लाभों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, कारक लागत। कारक लागत समझ में आ गया, कारक लागत फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज समझते चलते हैं साथियों, कारक लागत समझ लिए तो यहीं पे एक दूसरा मूल्य, दूसरा टर्म यहाँ पे लिखे थे। एक तो कारक लागत था, एक मौद्रिक मूल्य था, मतलब बाजार मूल्य। बाजार मूल्य को भी यहीं पे समझते चलते हैं साथियों। जैसे पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, पार्ले जी कंपनी का जो कारक लागत है, जो हम चारों प्रकार के जो जोड़ा, जो चारों चीजों को जोड़ा, अपना लागत जब जोड़ा, तो मान लेते हैं कि पार्ले कंपनी उत्पादन किया, एक हफ्ते के या एक महीने के उत्पादन में उसका लागत निकल के आया 1 लाख रुपया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पार्ले जी कंपनी है, वो अपना जो जब चारों लागत को जोड़ा, जब पूंजी, श्रमिक, व्यवसायी सबका जब लागत जोड़ दिया, तो उसका निकल के आया 1 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया निकल के आया। अब पार्ले जी कंपनी, अब मान लेते हैं कि ये जो है 10,000 जो है बिस्किट, 10,000 पैकेट बिस्किट बनाई है, 1 लाख रुपया उसका लागत निकल के आया, 10,000 पैकेट बिस्किट बनाई है, इसको डिवाइड करेगा तो एक पैकेट बिस्किट का दाम जो है उसका 10 रुपया निकल के आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार मूल्य क्या होता है। बाजार मूल्य जानने के लिए पहले कारक लागत को समझ लो। कारक लागत कोई भी कंपनी है, मान लो कंपनी तो स्थापित कर दिया, कंपनी स्थापित कर दिया, उसके लिए भूमि इकट्ठा किया, श्रमिक इकट्ठा किया, व्यवसाय किया, पूंजी लगाया, सब कुछ कर दिया। मान लेते हैं एक महीने में उसका जो लागत निकल गया 1 लाख रुपया, और जब वो अपनी कंपनी में गया, अंदर देखा तो देखा कि भैया 10,000 पैकेट बिस्किट बनी है, तो 10,000 पैकेट में 1 लाख का डिवाइड किया तो निकल गया 10 रुपया पैकेट बिस्किट का कास्ट निकल के आ रहा है। तो लागत उसके एक पैकेट बिस्किट का 10 रुपया निकल के आ रहा है। अब वो सोचेगा कि यार ठीक है 10 रुपया निकल के आ रही है, अब इसको क्या करो, बाजार में बेचो, बेचोगे तभी तो लाभ मिलेगा ना। मान लेते हैं कि ये जो है 10 रुपया पे अपना मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, पार्ले जी कंपनी की 10 रुपया पैकेट बिस्किट बेचो। अब यहाँ पे एक पेंच फंसती है, मार्केट में चली गई, अब मार्केट में बिकेगी कितने की, मार्केट में बिकेगी 10 रुपए में नहीं, मार्केट में बिकने से पहले सरकार आ जाती है, सरकार बोलेगी इधर आ, इधर कहाँ भाई, पार्ले जी तुम बना लिए कंपनी, पार्ले जी कंपनी स्थापित कर लिए, सब कुछ कर लिए, ठीक है, हम तो सब समझ में आता है कि चलो अच्छी बात है, आप उद्योग लगा रहे हो, हमारे राष्ट्र के जो श्रमिक है उनको रोजगार दे रहे हो, हमारे लोगों को आप कुछ ना कुछ उत्पादन के थ्रू आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो, बिस्किट दे रहे हो, बिस्किट खिला रहे हो, अच्छी बात है, समझ में आ रहा हो, बिस्किट खा के पानी पियेंगे, मजा करेंगे। लेकिन मेनू की हमको क्या मिला, हमको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना भाई। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, हमको भी तो कुछ दो। तो आपको एक चीज बता दें साथियों कि आप जो है ना, कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर हम ये डस्टर खरीद के लाए हैं ना, तो इस डस्टर पे भी कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दिए हैं, कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट टैक्स सरकार के दिए हैं। कंपनी मान मान लेते हैं डस्टर अगर 50 रुपए की है, कंपनी 40 में बनाई होगी या 45 में बनाई होगी, सारा कास्ट अगर हटा दें तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार को भी पैसा गया होगा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में। आप कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, आप हम कहें 5 रुपए के आप बिस्किट भी खरीद के लाते हैं ना, उसपे भी 10, 20, 50 पैसा सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जाता ही है, तो सरकार टैक्स लेती है उसपे। तो बाजार में जाने से पहले 10 रुपया तो आ गई, अब सरकार आगे जाएगी, सरकार बोलेगी ठीक है आप बाजार में बेचो, लेकिन बेचने से पहले हमको कुछ दे दो, हमको कुछ बिना दो, नहीं तो फिर हम बिकने उकने नहीं देंगे, फिर समझ लेना बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। तो बोलेगा अच्छा ठीक है साहब क्या करें बताओ, बोले 2 रुपया हमको टैक्स दे दो ताकि बेचो, दबा के बेचो। तो ठीक है भाई 2 रुपया हम टैक्स दे दिए, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स नहीं होता, ठीक है। ये बाजार में बिकने से पहले 2 रुपया जो है इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है। जैसे आप मार्कर खरीद के लाए, बिस्कुट खरीद के लाए, तो आप सरकार को डायरेक्ट 1 रुपया पेमेंट नहीं करते कि 4 रुपया दुकान को 1 रुपया सरकार को पेमेंट करो तब जाओ, ऐसा नहीं होता। अब 5 रुपया सरकार को सीधे दुकानदार को दे के आते हो, सरकार अपना ले लेगी उससे बाद में, सरकार या ले लेगी या ले चुकी है, ठीक है, तो वो दोनों चीजें होती है। तो 2 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स लग गया, अप्रत्यक्ष कर लग गया 2 रुपया। अब वो बिस्किट का दाम कितना हो गया, 12 रुपया। कोई कोई सामान साथियों, कोई कोई सामान होती है, उस पर जो सरकार होती है वो कुछ सब्सिडी भी देती है, सब्सिडी मतलब छूट। टैक्स क्या होता है, टैक्स जो होता है जनता द्वारा सरकार को चुकाया गया धन होता है, जनता द्वारा सरकार को चुकाया गया धन होता है। इस पे सरकार उससे मतलब कि कोई भी टैक्स अगर लगाई है तो सरकार जनता से वसूल लेती है, ठीक है। जनता द्वारा सरकार को चुकाया गया जो धन होता है वो टैक्स होती है। और सरकार द्वारा जनता को दी गई आर्थिक रूप से सहायता,
सरकार द्वारा जनता को दी गई आर्थिक रूप से जो सहायता होती है वो सब्सिडी होती है। क्या होती है? सब्सिडी। तो कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है, जैसे जैसे 10 रुपए का बिस्किट उसका लागत में आया कंपनी का, सरकार ने इस पे 2 रुपए डायरेक्ट टैक्स लगा दिया, और उसके बाद सरकार कोई कोई वस्तु पे सब्सिडी भी देती है। मान लेते हैं सरकार इस वस्तु पे या इस बिस्किट पे 1 रुपए की सब्सिडी दे रही है कंपनी को या बाजार को, तो 1 रुपया इसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 1 रुपए की क्या है? सब्सिडी है। ठीक है, तो 1 रुपए की सब्सिडी जो है वो घटा देंगे। सरकार 2 रुपया ली, 1 रुपया दे दी, 2 रुपया जोड़ देंगे, 1 रुपया घटा देंगे, तो क्या निकल के आया? 10 2 12, 1 रुपया घटा दिया। अब मार्केट में वो बेचने के लिए एकदम तैयार है। 11 रुपया पैकेट वो बिस्किट बिकने के लिए एकदम रेडी है। अब 11 रुपया पैकेट वो बिस्किट धूमधाम से बिकेगा। ठीक है, तो बाजार मूल्य 11 रुपया जो निकला, इसमें क्या जुड़े? ये 10 रुपया उसका क्या था? फैक्टर कास्ट था, कारक लागत था। इसमें 2 रुपया में डायरेक्ट टैक्स जुड़े और उसमें से सब्सिडी घटा दिया, तो हमारा क्या निकल के आ गया? बाजार मूल्य। तो आपको एक परिभाषा मिल गया। क्या मिल गया परिभाषा? सिंपल से समझना कि जो बाजार, कोई भी वस्तु अगर बाजार में बिकने जा रही है, जैसे कोई भी वस्तु अगर बाजार मूल्य पे बिकने जा रही है, तो बाजार मूल्य में बिकने से पहले जो भी उसका जो बाजार मूल्य बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? मार्केट प्राइस बराबर क्या होता है? बाजार मूल्य बराबर जो भी कारक लागत है। मान लेते हैं जैसे बिस्किट का कारक लागत कितना निकल के आया था? 10 रुपया। तो जो कारक लागत है, फैक्टर कास्ट जो है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए कारक लागत जो फैक्टर कास्ट है, उसमें हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष कर जोड़ देते हैं। जैसे सरकार ने 2 रुपया इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था, तो अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे क्या? सरकार ने सब्सिडी 1 रुपया दिया था, इसमें से सब्सिडी हम जो है माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा क्या? बाजार मूल्य। बाजार मूल्य बराबर क्या होता है? यहाँ पे एमपी बराबर क्या होता है? फैक्टर कास्ट माइनस फैक्टर कास्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है मार्केट प्राइस का। और मार्केट प्राइस और कारक लागत में क्या संबंध होता है, ये आपको आशा है कि आप समझ गए होंगे और हम अच्छे से समझा पाए होंगे। तो मूल्य 2 प्रकार की होती है, एक बाजार मूल्य होती है, कारक लागत होती है, मौद्रिक मूल्य होती है, एक कारक मूल्य होती है। इन दोनों में क्या संबंध होता है? जैसे बाजार मूल्य बराबर कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। अप्रत्यक्ष कर जोड़ देंगे और सब्सिडी को घटा देंगे, ये हमारा बाजार मूल्य निकल के आ जाएगी। लौटो अब लौटो। बहुत हो गया, मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट बहुत कर लिए। अच्छा साथियों, एक बार क्या हुआ था पता है? एक बार एक टीचर थे, हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे, तो एक टीचर ने पूछा कि एक बात बताओ दोस्तों कि जीडीपी का, एक लड़का, मतलब कि उन्होंने क्लास में मजाक के मूड में थे टीचर हमारे, तो टीचर ने कहा कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? तो हर क्लास में जानते हो 1-2 बच्चे थोड़ा शरारती मूड के होते हैं। बोला सर बताएं, अभी शुरू ही करने वाले चैप्टर। बोला सर बताएं। बोले हाँ बताओ, खड़े हो जाओ। बोला जीडीपी मतलब कि जो घर के डेली प्रॉब्लम होते हैं उनको हम जीडीपी कहते हैं। जी मतलब घर के, डी मतलब डेली, पी मतलब प्रॉब्लम। जो घर के डेली प्रॉब्लम होते हैं उसको जीडीपी कहते हैं। बोले बेटा सही तो बोले, लेकिन बैठ जाओ, हम समझाते हैं, अब उसको समझो। तो आप लोग भी मस्ती करने के मूड में मत आओ, बोर मत हो, आराम से पढ़ो। अब परिभाषा पे लौटो अपने। जीडीपी, ठीक है, घर की डेली प्रॉब्लम नहीं, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का क्या मतलब होता है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, हमने अर्थव्यवस्था समझा, घरेलू सीमा के भीतर, घरेलू सीमा समझा, एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष समझा, उत्पादित वस्तु और सेवा, वस्तु समझा, सेवा समझा, अंतिम समझा। मौद्रिक मूल्य क्या होता है? मौद्रिक मूल्य को ही बाजार मूल्य कहते हैं, हमने ये समझा कि बाजार मूल्य और कारक लागत में संबंध होता है। तो अंतिम मौद्रिक मूल्य को ही क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। आपकी परिभाषा यहाँ पे हो गई पूरी। तो आई होप जीडीपी आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जीडीपी में क्या कौन सी सीमा शामिल होती है? घरेलू सीमा। घरेलू सीमा में क्या क्या होती है? भौगोलिक सीमा, समुद्री सीमा 12 नॉटिकल माइल, प्लस विदेशों में स्थित सैन्य अड्डे, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास, 4 चीजें शामिल होते हैं। तो जो भी यहाँ इन चारों चीजों में जो भी उत्पादन वस्तु और सेवा का होगा वो हमारे जीडीपी में क्या होगा? शामिल होगा। तो जीडीपी बराबर क्या हो गया? देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। और एक एक टर्म आपको नीचे लिखते गए हैं, आप एक एक टर्म समझ गए हैं। ठीक है,
तो आप जीडीपी समझ गए हैं। जो हमारा आपको हम स्टार्टिंग में वीडियो जब एकदम स्टार्ट किए थे, यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे थे। तो पहले अवधारणाएं या परिचय लिखी थी, इंट्रोडक्शन, आपको बताया कि हमको क्यों समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, क्यों, क्या है ये राष्ट्रीय आय, क्या है, कैसे है, हम वो समझ गए। तो इंट्रोडक्शन समझ गए। उसके बाद विभिन्न अवधारणाएं, वेरियस कॉन्सेप्ट लिखे थे यहाँ पर दूसरे नंबर पे। तो वेरियस कॉन्सेप्ट में हमने लिखा था जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस। उसमें से हम जीडीपी समझ गए, मार्केट प्राइस समझ गए और फैक्टर कॉस्ट समझ गए। 3 चीजें समझ गए, उस पर टिक लगाते रहना। देखो, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना पहले हेडिंग डाला करो। जैसे आप राष्ट्रीय आय पढ़ रहे हो तो राष्ट्रीय आय लिखे एक पेज पे, जो हम यहाँ पे टॉपिक लिखे थे चारों पांचों, उसको लिख लिया करो। उसके बाद जो चीजें हो जाए ना उस पर टिक मार लिया करो। जैसे हमने परिचय समझा, परिचय टिक मार लो। अवधारणा, उसके वेरियस कॉन्सेप्ट, विभिन्न अवधारणाओं में जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको समझ लिया, टिक मार लो। मान लो उसके नीचे देखना मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस भी समझ लिया। और फिर कारक लागत, फैक्टर कास्ट भी समझ लिया। मार्केट प्राइस, फैक्टर कास्ट समझ लिया। अब जीडीपी के बगल में क्या लिखा था हमने, जीएनपी। चले, जीएनपी पे चले, चलो ठीक। बोर मत होना साथियों, धूमधाम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक वीडियो इसका अलग से और बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जीएनपी पे जाने से पहले हम जीडीपी से संबंधित एक और टर्म को समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जीडीपी में देखते हैं साथियों कि जीडीपी हमारा उठ रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जीडीपी हमारा ग्रो कर रहा है, जीडीपी हमारा गिर रहा है, जीडीपी हमारा स्थिर है ना, ये चीजें समझते रहते हैं। मंदी आ गई है, मंदी क्या है, अवसाद क्या है, सुस्ती क्या है। हम लोग कहते हैं जीडीपी गिर रही है मतलब हमारे देश में सुस्ती है। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पे यहीं पे भी समझते चलते हैं। हम नहीं होगा तो हम अगले वीडियो में हम जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी चर्चा कर लेंगे हम। लेकिन जीडीपी समझ रहे हैं तो जीडीपी अच्छे से समझ लेते हैं। तो जीडीपी में एक हम ये चीज समझते चलते हैं कि ये मंदी क्या होती है, तेजी क्या होती है, सुस्ती क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझ लेते हैं। तो एक हम बनाते हैं कि जीडीपी की विभिन्न स्थितियां, जीडीपी की कैसी स्थिति बदलती रहती है। तो जीडीपी की विभिन्न स्थितियों में हम बात करते हैं साथियों। सबसे पहले देखना, जीडीपी समझ रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की जो है प्रमुख हटाते हैं जीडीपी की विभिन्न स्थितियां, विभिन्न स्थितियां। ठीक है साथियों, जीडीपी की विभिन्न स्थितियां। तो इसमें हम एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, समझ गए। अब जीडीपी कैसे रन करता है, जीडीपी की विभिन्न स्थितियां, तेजी क्या होता है, मंदी क्या होता है, ये क्या होता है, वो सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये चीजें देखते हैं कि एक हम डायग्राम बनाते हैं साथ में। ये हो जाएगा जीडीपी वृद्धि दर, ये हो जाएगा समय। ठीक है, ये जो रेखा है वो जीडीपी की वृद्धि दर को प्रदर्शित कर रही है और जो ये रेखा है वो समय को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और उसके बाद देखो जीडीपी वृद्धि दर साथियों, जीडीपी वृद्धि दर देखो किसी भी अर्थव्यवस्था की ऐसे चलती है। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। तो जीडीपी वृद्धि दर का मतलब साथियों ये है कि जीडीपी में अगर वृद्धि हो रही है, देखो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है। जैसे जीडीपी यहाँ पे देखो, जीडीपी का एक ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, जीडीपी का ग्राफ है समय के हिसाब से। जीडीपी यहाँ पे देखो ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ जाके स्थिर हो गई, फिर यहाँ से ऐसे नीचे हो गई, फिर धीरे धीरे उठ रही है। ये जीडीपी का ग्राफ है। अगर यहाँ से जीडीपी देखो, यहाँ से जीडीपी शुरू हुई और यहाँ से जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि ये वृद्धि, जीडीपी क्या कर रही है हमारी, वृद्धि कर रही है। वृद्धि को हम क्या कहते हैं, बूम। जीडीपी हमारी क्या कर रही है, जीडीपी हमारी बूम पे है इस टाइम। हम लोग कहते हैं ना कि जीडीपी बूम कर रही है, जीडीपी क्या है, वृद्धि। अगर जीडीपी वृद्धि दर अगर लगातार बढ़ रही है तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारी जीडीपी क्या कर रही है, वृद्धि करती है। यहाँ पे भी वृद्धि करते 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 जीडीपी यहाँ पे पीक पे पहुंच जाती है। ये इसका पीक होता है, उच्चतम बिंदु। ये क्या होता है, ये हो गया उच्चतम बिंदु। जीडीपी हमारी एकदम पीक पे पहुंची है। जीडीपी पीक पे पहुंचने का मतलब क्या होता है कि जीडीपी एकदम क्या है, अपने उच्चतम स्तर पे है। हम लोग जैसे सुनते हैं ना न्यूज़पेपर में या किसी के द्वारा कि जीडीपी हमारी बूम कर रही है, बूम कर रही है मतलब जीडीपी हमारी वृद्धि कर रही है। जीडीपी जो वृद्धि दर है वो हमारी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। बढ़ते 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 ये बूम पे आ जाती है, पीक पे आ जाती है, एकदम बूम करते करते
तो ये हम कहते हैं कि जीडीपी हमारी एकदम उच्चतम स्तर पे, पीक पे है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे जाके फिर ये धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। ये देखो स्थिर है ना, तो हम इसको कहते हैं साम्यावस्था, मतलब ये स्थिर है। जीडीपी हमारी स्थिर है। कहते नहीं कि हाँ पिछले तिमाही से तुलना की तो जीडीपी हमारी क्या है, पिछले तिमाही से अभी तुलना में जीडीपी हमारी स्थिर है। अब जीडीपी स्थिर हो गई, अब देखते हैं यहाँ पे जीडीपी धीरे धीरे क्या हो रही है, जीडीपी धीरे धीरे क्या हो रही है, गिर रही है। जीडीपी धीरे धीरे संकुचित हो रही है। जीडीपी धीरे धीरे क्या हो रही है, मतलब कि सुस्ती की स्थिति में आ रही है, सुस्ती आ रही है। ठीक है, जीडीपी यहाँ पे क्या हो रही है, देखो जीडीपी यहाँ पे डाउन हो रही है, नीचे गिर रही है। हम इसको कहेंगे कि जीडीपी हमारी सुस्ती है, सुस्ती में जा रही है, इसको कहते हैं स्लो डाउन। देखो जीडीपी अगर बढ़ रही है तो बूम कर रही है, बढ़ते 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 पीक पे पहुंच गई तो उच्चतम स्तर है। अगर वो पीक पे पहुंच के वहीं पे कुछ समय के लिए स्थिर है तो साम्यावस्था में है। धीरे धीरे वो नीचे गिरने लगी, अब कहेंगे कि जीडीपी में सुस्ती आ रही है, सुस्ती आ रही है। अब सुस्ती के बाद थोड़ा और नीचे अगर गिरेगी, अगर यहाँ पे आ गई तो हम लोग कहते हैं कि जीडीपी अब क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। जीडीपी अब क्या हो रही है, संकुचित हो रही है। अब हम कहते हैं कि जीडीपी हमारी क्या हो रही है, संकुचित हो रही है, संकुचित हो रही है। अब जीडीपी और गिरी तो हम इसको क्या कहते हैं, यार गिरते 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 यहाँ तक आ गई, इसको हम कहते हैं मंदी आ गई। मंदी मतलब रिसेशन, मंदी आ गई। अब गिरते गिरते अगर वो इसके भी नीचे चली गई तो अगर इसको हम कहते हैं महामंदी, महामंदी या अवसाद। ये रिसेशन है, डिप्रिसिएशन है। ठीक है, देखो एक चीज समझना, अगर जीडीपी वृद्धि कर रही है, जीडीपी ग्रो कर रही है, जीडीपी वृद्धि दर बढ़ रही है समय के साथ साथ, तो हम कहते हैं जीडीपी बूम कर रही है, बढ़ रही है, पीक पे पहुंच जाएगी, वहां पे कुछ समय के लिए स्थिर रहती है, वो उच्चतम स्तर होती है। अगर स्थिर है तो साम्यावस्था है। अगर वो गिरने लगी तो हम कहते हैं सुस्ती में आ गई। अगर वो लगातार 2 तिमाही तक गिर रही है, लगातार 2 तिमाही तक गिरती ही जा रही है, गिरती ही जा रही है, तो हम लोग क्या कहेंगे, मंदी की स्थिति। मंदी की स्थिति कब आती है, अगर कोई जीडीपी, अगर कोई जीडीपी वृद्धि दर लगातार 2 तिमाही तक, मतलब 2 तिमाही मतलब 6 महीना तक लगातार अगर निगेटिव में है, लगातार अगर गिर रही है 2 तिमाही तक, तो हम क्या कहेंगे, मंदी की स्थिति में। और अगर लगातार 3 तिमाही या 3 तिमाही के बाद भी गिर रही है, मतलब 9 महीना या 9 महीना के बाद भी गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, तो उसको हम कहेंगे महामंदी या अवसाद की स्थिति। ठीक है, जीडीपी क्या है, यहाँ पे क्या होती है मंदी में, मंदी में लगातार 2 महीना, मंदी में अगर जीडीपी वृद्धि दर लगातार 2 महीने तक अगर गिर रही है, जीडीपी अगर लगातार 2 महीने तक, 2 तिमाही तक, मतलब 6 महीने तक गिर रही है, लगातार लिख लेना यहाँ पे, लगातार 2 तिमाही तक, अगर लगातार 2 तिमाही तक अगर जीडीपी गिर रही है तो हम कहते हैं कि मंदी की स्थिति है। और अगर 3 महीने या 3 तिमाही 2 तिमाही तक, और लगातार अगर 3 तिमाही या 9 महीने, 3 तिमाही का मतलब 9 महीने, लगातार 3 तिमाही या 3 महीने, 3 तिमाही से अधिक गिर रही है, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, महामंदी, डिप्रिसिएशन। ये रिसेशन हो गया, डिप्रिसिएशन। सुस्ती, स्लो डाउन और मंदी के बीच की स्थिति क्या होती है, संकुचन की। अगर सुस्ती, देखो बूम, बढ़ रही है, पीक, जब अपने एकदम पीक पे है, जीडीपी वृद्धि दर एकदम पीक पे, इससे ऊपर नहीं जा पा रही है, स्थिर हो गई तो साम्यावस्था, नीचे गिरने लगी सुस्ती, स्लो डाउन, सुस्ती और संकुचित, सुस्ती और मंदी के बीच की अवस्था होती है। जीडीपी नीचे गिर रही है लेकिन अभी उसको 2 तिमाही नहीं हुआ है और गिरती जा रही है, गिरते जा रही है, उसके बीच की अवस्था को क्या कहते हैं, जीडीपी हमारी संकुचित हो रही है। और फिर अगर 2 तिमाही तक लगातार गिरती रह गई तो मंदी की स्थिति हो गई। और गिरते 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 2 तिमाही से बढ़ के 3 तिमाही या 3 तिमाही से अधिक तक गिर ही रही है, तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, महामंदी या अवसाद की स्थिति हो जाएगी। समझ में आ गया। अब अगर कोई कहे कि जीडीपी हमारी मंदी में है, तब क्या सोचोगे कि लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी गिर रही है। मंदी में आने का मतलब है कि लगातार 2 तिमाही तक जीडीपी हमारी निगेटिव रेट में है, लगातार 2 तिमाही तक, लगातार 6 महीने तक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो धीरे धीरे नीचे ही जा रही है, उसको कहते हैं मंदी। हम लोग सुनते हैं कि फलाना का जो मतलब कि इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है या जीडीपी रेट है, वो महामंदी है, उसकी अर्थव्यवस्था महामंदी में चली गई है। जैसे अमेरिका में महामंदी एक बार आया था 1927-28 के टाइम पे। तो महामंदी का मतलब वही होता है कि लगातार 3 तिमाही मतलब 9 महीना या लगातार 3 तिमाही या 3 तिमाही से अधिक की स्थिति में अगर जीडीपी वृद्धि दर लगातार निगेटिव रेट में जा ही रही है, तो उसको हम कहते हैं महामंदी और अवसाद की स्थिति। ये टर्म आपको परेशान नहीं करने वाले हैं, अब आपको नहीं करेंगे, शायद आप समझ गए होंगे महामंदी अवसाद क्या होती है, डीप रिसेशन, रिसेशन क्या होती है, नैरो क्या होती है, स्लो डाउन क्या होती है, इसकी पीक क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या पॉइंट क्या होता है, बूम क्या होता है।
ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। जीडीपी वृद्धि दर समय, ये ग्राफ बना लेना और ये सारी चीजें समझ लेना। जीडीपी क्या है, जीडीपी की परिभाषा को बता दिया हमने, जीडीपी की विभिन्न स्थितियां क्या है ये भी समझ गए, मार्केट प्राइस क्या है ये भी समझ गए, और फैक्टर कास्ट क्या है ये भी आप आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसको बना लेना, भूलना मत, बहुत जरूरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, इसको भूलना मत। ये जीडीपी वृद्धि दर था, इधर इधर समय था, लिख लेना वीडियो पीछे करके। साथियों जीडीपी हमने समझ लिया। अब देखो साथियों, एक चीज यहाँ पे चीज समझते चलना कि जीडीपी और एक होता है एनडीपी। जीडीपी के बगल में हमने जब एकदम फर्स्ट में जब वीडियो शुरू किया था, वहां पे हमने एक टर्म लिखा था एनडीपी। एनडीपी, एनडीपी हमने लिखा था साथियों। तो वहां पे आप समझते हैं कि एनडीपी क्या है, नेट, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है साथियों, तो इसको समझने से पहले नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है साथियों, तो एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। लिखते चलना साथ साथ में। जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी समझ में आ गया, जीडीपी की विभिन्न स्थितियां क्या होती है ये भी समझ में आ गया। अब हम अगला हमारा टर्म है एनडीपी। एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या होती है साथियों। हमने आपको एक चीज अभी पहले बताया कि जो कारक लागत, जो फैक्टर कास्ट होते हैं, उसमें 4 प्रकार के कारक होते हैं। तो उसमें हमने एक चीज बताया था, पूंजी होती है, पूंजी लगाते हैं उसमें, मशीनरी, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, ये सब सारी चीजें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें, पूंजी लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मशीनरी खरीदते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें कच्चा माल के रूप में लाते हैं, तभी तो वहां पर उत्पादन शुरू हो पाएगा। तो साथियों इन सब चीजों में भी गिरावट होती है। जैसे आप कोई मशीन 10 लाख का खरीद के लेके आए हैं, तो मशीन का कीमत 10 लाख की थोड़ी रहेगा। आप कुछ समय बाद आप देखोगे तो मशीन की कीमत में भी गिरावट हो रही है। अब जो वस्तु लेके आए हैं उसमें भी गिरावट होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ ना कुछ डिप्रिसिएशन हर चीजों में होती ही चली जाती है। आप अगर आज जो सामान खरीदे हैं, आप अगर आज मोबाइल 10 हजार का खरीदे हैं, आप अगर उसको बाजार में बेचने जाओगे तो 10 हजार में नहीं बिकेगा। आप एक दिन ही क्यों ना लेके आए हो, एक दिन पहले, लेकिन नहीं बिकेगा, क्योंकि अब सेकंड हैंड हो जाएगा, उसको बोल देंगे सेकंड हैंड है, 10 हजार में नहीं। अब आप हमको 8 हजार दे दो, 9 हजार दे दो, या 7.5 में दे दो, 10 हजार तो कोई नहीं देने वाला। तो आपका मूल्य, आपके मोबाइल के मूल्य का क्या हो गया, मूल्य ह्रास हो गया, मूल्य डिप्रिसिएशन हो गया, मूल्य ह्रास हो गया। ऐसे ही मशीनों में, उद्योगों में जो भी कार्यरत, जो भी हमारी मशीनरी है, जो भी हमारा इंफ्रा है, इन सब में मूल्य ह्रास होता रहता है। तो अगर हम मूल्य ह्रास, जीडीपी में से जो मूल्य, मशीनों की कीमत में मूल्य ह्रास हो रहा है, या मूल्य का डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो भी घट रहा है, उसको अगर माइनस कर देंगे तो हमारा शुद्ध निकल के आ जाएगा। देखो आपको क्या समझाना चाह रहे थे, जैसे जीडीपी, एनडीपी बराबर क्या होती है, एनडीपी मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनडीपी बराबर जीडीपी। जीडीपी में तो अंतिम मौद्रिक मूल्य शामिल कर लिए, वस्तु और सेवाओं का घरेलू सीमा के भीतर। लेकिन अगर इसमें से आपको बताएं कि हर सामान का, हर वस्तु का, हर मशीन का कुछ ना कुछ मूल्य जो है हमेशा कम होता रहता है, मूल्य ह्रास हमेशा होता रहता है। तो जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास घटा देंगे, मतलब डिप्रिसिएशन, कोई भी वस्तु का मूल्य ह्रास, अगर जीडीपी में से मूल्य ह्रास अगर घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी। सिंपल सा परिभाषा है साथियों, कोई इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनडीपी क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी बराबर जीडीपी में से अगर मूल्य ह्रास घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में से मूल्य ह्रास। सही है, लिख लेना इसको। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं, एनएनपी। जीएनपी चलते हैं साथियों। जीडीपी समझा, एनडीपी समझा, अब चलते हैं जीएनपी पे। जीएनपी क्या होता है, जीएनपी साथियों होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय
उत्पाद। ठीक है साथियों, तो जीएनपी क्या होता है इसको हम आज समझने की कोशिश करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद है क्या? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद साथियों कुछ नहीं है, जैसे आपको हम जीडीपी समझाए थे, यहाँ पे हम एक लिख लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी यही बगल में लिख लेते हैं। अच्छा ये लिख लेना पहले हेडिंग, जीएनपी बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ पे टर्म है राष्ट्रीय। ठीक है, ये लिख लेना। अभी हम जीडीपी और जीएनपी दोनों लिख के तुलना करके आपको एकदम अच्छे से समझा देते हैं। ये लिख लेना, हेडिंग दे देना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ये दे देना हेडिंग। अब उसके बाद देखना है, ये होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे लिखते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे कौन सा टर्म है, यहाँ पे डी का मतलब क्या है, घरेलू। अंतर दोनों में बस डी और एन का है। डी का मतलब क्या है यहाँ पे, घरेलू। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, नेशनल, राष्ट्रीय। ठीक है, दो अंतर है, मेजर अंतर है, और तो दोनों ये सम समान है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे हम क्या करते हैं साथियों कि यहाँ पे हम घरेलू सीमा के, जीडीपी का मतलब है घर, जीडीपी डोमेस्टिक होता है, यहाँ पे हम शामिल करते हैं घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं को। जीडीपी में क्या करते हैं, हम आपको बताएं ना घरेलू सीमा में क्या क्या शामिल होता है। यहाँ पे हम घरेलू सीमा के भीतर जो भी, घरेलू सीमा के हमारे भीतर जो भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसको हम जीडीपी में शामिल करते हैं। लेकिन जीएनपी में क्या करते हैं, जीएनपी में घरेलू सीमा के, ये तो देखो नेशनल प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब यहाँ पे घरेलू सीमा के भीतर तो शामिल करेंगे ही, घरेलू सीमा के भीतर तो शामिल करेंगे ही, प्लस घरेलू सीमा से बाहर भी। मेजर डिफरेंस क्या है समझना, यहाँ पे जीडीपी में डोमेस्टिक है तो घरेलू सीमा के, घरेलू है तो घरेलू सीमा के भीतर शामिल करते हैं। जीएनपी का मतलब है, जीएनपी में शामिल अगर नेशनल प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हम घरेलू सीमा के भीतर और घरेलू सीमा से बाहर दोनों को शामिल करते हैं। आप कहोगे सर घरेलू सीमा के बाहर किसको किसको शामिल करेंगे, क्या क्या शामिल करेंगे? तो आप एक चीज यहाँ पे और डिफरेंस देते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको हम एक चीज दिखाए थे, किसी भी अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी होता है। तो यहाँ पे जीडीपी में क्या होता है ना, केवल घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो उत्पादन कर रहा हो, चाहे जो, घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो, अगर हमारे घरेलू सीमा में है तो चाहे जो उत्पादन कर रहा हो वस्तु और सेवा का, उसका मौद्रिक मूल्य जोड़ लेंगे। लेकिन इनमें क्या अंतर होता है साथियों, एक मेजर अंतर होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिक शामिल होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने निवासी शामिल होते हैं। इसमें तो घरेलू, जैसे देखो ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो भारत के, ये मान लेते हैं ये घरेलू सीमा है, इसके भीतर कोई भी उत्पादन करे वस्तु और सेवा का, कुछ भी उत्पादन हो, कुछ भी, एबीसीडी, एप्पल का, एप्पल कर रही है, माइक्रोटेक कर रही है, और अपनी भारत की कंपनी कुछ भी करे, टाटा, महिंद्रा कुछ भी कर रही है, तो वस्तु और सेवा का जो भी उत्पादन हो रहा है घरेलू सीमा के भीतर, तो वो कहाँ शामिल हो जाएगा, जीडीपी में। लेकिन जीएनपी में क्या होगा, जीएनपी में क्या होगा, और यहाँ पे साथियों ये देखना, घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो, अगर कोई अमेरिका की कंपनी अगर यहाँ आके उत्पादन कर रही है, अगर हमारे सीमा के भीतर उत्पादन कर रही है तो जीडीपी में शामिल होगा। जीडीपी और जीएनपी में एक ही दो मेजर अंतर होता है साथियों। जैसे जीडीपी में क्या है, आराम से समझो, सिंपल सा, कुछ नहीं है। जीडीपी में क्या होता है, घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो उत्पादन करे, हमारा घरेलू सीमा है, इसमें चाहे हमारा देश का नागरिक हो, चाहे जो हो, और चाहे विदेशी नागरिक या चाहे जो उद्यमी हमारे यहाँ आके उत्पादन कर रहा है, इन सबको हम शामिल कर लेंगे जीडीपी में। अगर हमारे घरेलू सीमा के भीतर है तो शामिल कर लिए, बात खत्म, चाहे जो, हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे जीएनपी में क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नागरिक को देखते हैं कि वो मेरे देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, मेरे देश का नागरिक होना चाहिए, वो चाहे यहाँ करे चाहे घरेलू सीमा के बाहर करे, चाहे वो घरेलू सीमा में करे उत्पादन, चाहे वो घरेलू सीमा के, यहाँ पे भी अगर अमेरिका में भी उत्पादन कर रहा है तो भी जीडीपी में, जीएनपी में शामिल होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, अगर यूरोप में कर रहा है, अफ्रीका में कर रहा है, कहीं भी उत्पादन कर रहा है हमारे देश का नागरिक जाके वहां पे, जैसे हमारे देश के बहुत से लोग हैं साथियों, खाड़ी देशों में काम करते हैं, खाड़ी देशों में, वहां पे जाके जैसे सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, वहां पे जाके काम करते हैं, तो वो जो काम करते हैं पैसा लाते हैं वहां से,
तो हमारे देश के नागरिक वहाँ पे सेवा का उत्पादन सेवा कर दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो कुछ बदले में पैसा लेके आ रहे हैं, तो वो कहाँ शामिल होगा? देश के बाहर है तो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में सिर्फ घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो करे वो शामिल कर लेंगे। लेकिन जीएनपी क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हमारे देश का नागरिक चाहे हमारे देश में करे चाहे हमारे देश से बाहर करे, उसको शामिल कर लेंगे। यहाँ पे सिर्फ नागरिक होता है। यहाँ पे अगर हमारे देश में कोई विदेशी आके यहाँ पे अगर वस्तु और सेवा का उत्पादन कर रहा है तो उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो समझो, जीडीपी में घरेलू सीमा के भीतर सभी वस्तुओं को शामिल कर लेते हैं। जीडीपी में घरेलू सीमा के भीतर सभी वस्तुओं को जो भी उत्पादन हो रहा है वस्तु और सेवा का, उसको शामिल करते हैं, चाहे हम बनाए चाहे अमेरिका की मार्क जुकरबर्ग या एलोन मस्क आके यहाँ पे बनाए, हमारी सीमा के अंदर अगर बना रहा है तो जीडीपी में होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर जीएनपी में आए, जीएनपी में अगर एलोन मस्क आके यहाँ पे अगर कोई निर्माण कर रहा है तो जीएनपी में नहीं शामिल होगा, क्योंकि वो विदेशी नागरिक है। होना क्या चाहिए? हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। हमारे देश का नागरिक चाहे हमारे देश में काम करे चाहे विदेशों में काम करे, दोनों को शामिल करते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है कि हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं कंडीशन है, अगर हमारी सीमा के भीतर है, खत्म बात। यहाँ पे हमारी सीमा के भीतर और बाहर दोनों जगह होना चाहिए, चाहे जहां हो, लेकिन हमारे देश का नागरिक हो तो वो जीएनपी कहलाएगा। ठीक है, तो जीएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी बराबर एक फार्मूला निकल के आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी प्लस, देखो जीएनपी बराबर क्या हो गया? जीडीपी, जीडीपी ये है घरेलू सीमा के भीतर प्लस विदेशों, देखो जीएनपी में क्या होता है? विदेशों से जो लेके आ रहे हो वो भी तो शामिल करते हैं ना। अगर हमारे देश का नागरिक विदेशों से जो भी चीजें लेके आ रहा है वो भी शामिल करते हैं, तो जीडीपी प्लस एक्स, एक्स का मतलब कि जो भी विदेशों से प्राप्त आए हैं। जीएनपी में क्या होगा? जीडीपी में विदेशों से प्राप्त जो भी आए उसको जोड़ देंगे, और जीएनपी में क्या होता है कि हमारे यहाँ जो विदेशी काम कर रहे हैं उसको हम शामिल नहीं करते, तो जीडीपी में दोनों शामिल होता है। इसमें से हम माइनस कर देंगे एम को। एम क्या है? एम क्या है? जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। नहीं समझ में आया? देखो जीडीपी में क्या होता है? सब लोग शामिल होते हैं घरेलू सीमा के भीतर चाहे जो हो। जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में हमारे देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वो बाहर काम करे चाहे वो घर में काम करे चाहे जहां करे, हमारे देश का नागरिक है, पैसा लेके आ रहा है, हम उसको जीएनपी में शामिल करेंगे। तो अगर जीडीपी में से, जीडीपी में अगर हमारे जो विदेशों से प्राप्त आय है अगर जोड़ दे, और हमारे यहाँ जो विदेशी लोगों द्वारा प्राप्त आय है, जो मतलब कि यहाँ पे आके कुछ उत्पादन कर रहे हैं, जैसे एलोन मस्क आया यहाँ पे उत्पादन किया, तो उसके आय को हम जीएनपी में नहीं जोड़ेंगे, तो उसको यहाँ से घटा देंगे। देखो जीडीपी मान लेते हैं 100 करोड़ की हमारी जीडीपी है, एक एग्जांपल से समझना, 100 करोड़ की जीडीपी है, ठीक है। जीएनपी कैसे निकालेंगे समझना। जीडीपी 100 करोड़ की है, 100 करोड़ मतलब हमारे जो घरेलू सीमा है इसके भीतर 100 करोड़ का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और जो हमारे देश के नागरिक हैं, ये तो हो गया जीडीपी। एक सेकेंड देखो, जीडीपी बराबर मान लेते हैं 100 करोड़ रुपया है, इसको हटा ही देते हैं। जीडीपी बराबर 100 करोड़ रुपया हमारे देश के, जो भी हमारा देश की भौगोलिक सीमा है या घरेलू सीमा है उसके भीतर 100 करोड़ का उत्पादन हुआ, ठीक है। इसमें एप्पल की कंपनी भी काम कर रही है इस जीडीपी में, कोई भी है, चाहे जो एप्पल हो, चाहे माइक्रोटेक हो, चाहे माइक्रोमैक्स हो, चाहे जो हो, सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 100 करोड़ रुपया हमारा जीडीपी निकल के आया, ठीक है। जीएनपी में क्या होता है? जीएनपी में हमारे देश के जो बाहर लोग होते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे देश से बाहर जो हमारे देश के नागरिक हैं, ये देश के नागरिक जो हैं हमारे देश से बाहर 20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, 20 करोड़ के सेवा उत्पादन या 20 करोड़ रुपया जुटा रहे हैं, तो 20 करोड़ रुपया हमारा क्या हो गया? एक्स। 20 करोड़ रुपया जो मतलब हमारे देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में कमाया गया धन, ये मान लेते हैं 20 करोड़ रुपया है। और जो विदेशी लोग हैं, जैसे माइक्रो माइक्रो ये फेसबुक कंपनी है, व्हाट्सएप कंपनी है और एलोन मस्क की कंपनी है, ये लोग आके यहाँ पे जो उत्पादन कर रहे हैं, मान लेते हैं 10 करोड़ रुपए की यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। ये किसमें शामिल होगा? ये जीडीपी में शामिल होता है। तो जीएनपी निकालने के लिए, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, जीडीपी मान लेते हैं 100 करोड़ की है, तो ठीक है 100 करोड़ लिखिए, प्लस जीडीपी हमारे 100 करोड़ की है, प्लस इसमें जो एलोन मस्क और 3 काम कर रहे हैं उनको हम क्या करेंगे? जीएनपी में तो शामिल नहीं होते, तो इनको हम क्या करेंगे? जो 10 करोड़ के काम कर रहे हैं इनको हम घटाते हैं 10 करोड़ रुपए, और जो विदेशों से हमारे यहाँ, विदेशों से हमारे नागरिक जो लेके आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, बस खत्म बात। तो 120 में से 10 गया, 110 करोड़ रुपया हमारा जीएनपी निकल के आ गया।
समझ में आया? जीडीपी क्या होता है और जीएनपी क्या होता है? मेजर डिफरेंस बस एक ही दो है। जीएनपी में हमारे देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी होता है, और केवल हमारे देश के नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या घरेलू सीमा के बाहर उत्पादित वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य। एक एक लाइन में परिभाषा है, हम बोल देते हैं, फिर से लिख लो। देखो, जीडीपी किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित वस्तु और सेवाओं का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है उसको जीडीपी कहते हैं। तो देश की घरेलू सीमा के भीतर होता है। लेकिन जीएनपी क्या होता है? जीएनपी में घरेलू सीमा के भीतर और बाहर दोनों। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? लिखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, लिख लो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर या बाहर, लिखो, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर या बाहर केवल नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा का जो अंतिम मौद्रिक मूल्य होता है वो जीएनपी होता है। दो ही मेजर डिफरेंस है, एक तो घरेलू सीमा के भीतर या बाहर चाहे जहां हो, एक केवल नागरिक द्वारा हो। ठीक है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर एकदम साफ है। अब एक टर्म लास्ट देखते हैं, एनडीपी। जैसे जीडीपी, देखो जीडीपी समझे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहीं पे हम लोग समझे थे एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट का मतलब जीडीपी में से मूल्यह्रास हटा दिए तो एनडीपी आ गया। उसी तरीके से एक हम लोग समझे जीएनपी, और जीएनपी और एक टर्म होता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। जैसे जीडीपी था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से मूल्यह्रास जो भी मशीन और ये भी हमारे घिसावट हो रहा है उसको निकाल दिए तो एनडीपी आ गया। उसी तरीके से जीएनपी में से एनएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी माइनस क्या? मूल्य ह्रास। ठीक है, तो जीडीपी बराबर जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। एनएनपी बराबर क्या होगा? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? वही घिसावट, कमी, मूल्य डिप्रिसिएशन, यही सब घटा देंगे तो हमारा एनएनपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेशनल इनकम क्या है, क्यों है, कैसे है, ये देखा हमने। उसके बाद हमने सीधे आए जीडीपी पे, जीडीपी समझा, जीडीपी की परिभाषा में एक एक टर्म को समझा, और उसके बाद फिर हम आए उसके बाद जीडीपी की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, कैसे कैसे अवस्था होती है वो हमने देखा, बूम, पीक और सुस्ती, मंदी, अवसाद, ये सब देखा। उसके बाद फिर जीएनपी पे आए, और जीएनपी में हमने देखा कि क्या अंतर होता है जीडीपी और जीएनपी में, तुलना करके अंतर लिखवा दिया, परिभाषा लिखवा दिया। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये चारों चीजें देख लिए। ठीक है, और हमने आपको जीडीपी की परिभाषा में फैक्टर कास्ट और मार्केट प्राइस ये चार बता दिया था। हम लोग क्या देखे, देखो जीडीपी पढ़ लिया, जीडीपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो क्या आ जाएगा? एनडीपी। हमने जीएनपी पढ़ा, जीएनपी में से मूल्यह्रास घटाओगे तो क्या आ जाएगा? एनएनपी। हमने मार्केट प्राइस पढ़ा और हमने फैक्टर कास्ट पढ़ा। ठीक है, मार्केट प्राइस बाजार मूल्य, फैक्टर कास्ट कारक लागत। साथियों, राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय चैप्टर का शुरुआत है, तो जो एनएनपी होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है साथियों, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, ये जो फैक्टर कास्ट पे जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय। ये परिभाषा है, ये वनडे एग्जाम में पूछता है, दबा के पूछता है कि राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं। उसमें चार ऑप्शन दे देगा, जीडीपी फैक्टर कास्ट पे, एनडीपी मार्केट प्राइस पे, एनएनपी फैक्टर कास्ट पे, एनएनपी मार्केट प्राइस पे, चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या मानना है? एनएनपी, एनएनपी नेट जीएनपी से क्या निकलेगा? एनएनपी। और एनएनपी जो कारक लागत पे होगा, मार्केट प्राइस पे नहीं, जो कारक लागत पे होगा। बाजार मूल्य में जाने पे कारक लागत में कर जुड़ जाता है, प्रत्यक्ष कर, और सब्सिडी घट जाता है, उसको नहीं जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। बस कारक लागत पे जो एनएनपी जो निकल के आएगी उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय। लिख लेना, एनएनपी जो कारक लागत पे निकल के आएगी उसको हम राष्ट्रीय कहते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। साथियों, अभी हमने इतनी चीजें समझ ली, अब इसके आने वाले अगले वीडियो में हम नेशनल इनकम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और अगले वीडियो में नेशनल इनकम के सेकंड पार्ट में हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, और राष्ट्रीय आय को मापने के लिए और उनसे संबंधित जो भी तथ्य हैं जो आपके वनडे एग्जाम और पीसीएस एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद करेगी,
उस तथ्य को भी समझ लेंगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 चीजें आपको समझा दी, अभी 2 चीजें बच रही है। 2 चीजों में आपकी क्या बच रही है, मापने की, राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधि है ये समझ लेंगे, और राष्ट्रीय आय के विभिन्न तथ्य क्या है, राष्ट्रीय आय से संबंधित ये समझ लेंगे, आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। साथियों, आशा करते हैं कि आपको अभी तक जो भी समझाए होंगे आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। साथियों, मेहनत बहुत कर रहे हैं साथियों हम लोग मिलके, और आप लोग भी मेहनत करिए साथियों, अपनी पढ़ाई को, तैयारी को मजबूत कीजिए, और जो भी पढ़ा लिखा रहे हैं साथियों आप उसको लिखिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।